डॉक्टर मोनिका बी सूद 100 साल पुराने नवजीवन ग्रुप की सीईओ। कि इस समय जो आयुर्वेदा है वो भारत का सबसे पुराना ट्रीटमेंट है, सबसे पुराना साइंस है। राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा परिषद NUSC की अध्यक्ष और सामाजिक आर्थिक विश्लेषक, स्वास्थ्य, व्यवसाय, कानून, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कारगर राय रखने वाली शिक्षाविद। यूके और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत से तरीके हैं जिनसे स्थापित हो सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हमारा डिफेंस ट्रेड हो गया। जिनके नवजीवन ग्रुप ने दुनिया में किया आयुर्वेद का प्रचार प्रसार। मैंने ये बल्कि प्रस्ताव भी रखा था यूके पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में कि क्यों ना भारत के साथ मिलकर यूके में हम अपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स खोलें। जिनके जीवन का मिशन है जन सेवा और महिला सशक्तिकरण। मिलिए उस शख्सियत से जो हैं भारत की शान। सबसे पहले मोनिका जी आपका स्वागत है और मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप एक सामाजिक और आर्थिक विश्लेषक हैं और हाल ही में आपने यूके संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बात की है। भारत और यूके के बीच आर्थिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्र आपके हिसाब से क्या हैं और 2030 तक वो कैसे विस्तार ले सकते हैं, कैसे डेवलप हो सकते हैं? नमस्कार। यूके और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत से तरीके हैं जिनसे स्थापित हो सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हमारा डिफेंस ट्रेड हो गया और तो और हमारे इकोनॉमिक ट्रेड टाइज, और इसके साथ साथ हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर और आयुर्वेदा को लेकर बहुत सारी ऐसी नीतियां बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमारे बायलैटरल रिलेशंस यूके के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। और 2030 आ रहा है और इसके आते आते हमारे इसके साथ संबंध यूके में इतने अच्छे हो जाएं, तो हम चाहते हैं कि हम लोग अपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल यूके में खोलें, हमारे साथ यूके में डिफेंस में हम काम करें और डिफेंस एक्सपोर्ट्स का काम करें। तो ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं जो बन सकती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारे बायलैटरल रिलेशन यूके के साथ बहुत सही रह सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि भारत और यूके 2030 तक अपने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को किस तरह और बढ़ा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि इस समय भारत पहले से ही 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस इक्विपमेंट का, मिलिट्री इक्विपमेंट का, जिसमें यूएसए जैसी बड़ी पावर भी शामिल है। हम लोग यूएसए को भी मिलिट्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा है कि हमारा जो इंपोर्ट है, जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट और इंपोर्ट है, वो 40,000 करोड़ का है। तो आने वाले 3 से 4 सालों में इंडिया आत्मनिर्भर हो जाएगा डिफेंस एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट में भी। अगर ऐसा देखा जाए, इस चीज़ को देखते हुए हम लोग यूके के साथ बहुत सारी रणनीतियाँ अपना सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करें, हम एक्सपोर्ट्स करें यूके को, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन में एक साथ यूके और इंडिया करे तो उसमें बहुत सारा हमें महत्व मिल सकता है। इसके साथ ही अगर हम आयुर्वेदिक को लेकर बात करें तो यूके और भारत के बीच आयुर्वेदिक अस्पतालों के बीच आप सहयोग को कैसे देखती हैं, और साथ ही 2030 तक दोनों देशों की स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है? इस समय यूके में सबसे ज़्यादा भारत के ही डॉक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे कि आयुर्वेदा का प्रचार मोदी जी बहुत अच्छे स्तर पे कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से इस समय आयुर्वेदा को एक नया नाम मिला है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ, मैंने ये बल्कि प्रस्ताव भी रखा था यूके पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में कि क्यों ना भारत के साथ मिलकर यूके में हम अपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स खोलें, ताकि जो प्रॉब्लम्स जो वहाँ के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको 2 प्रकार की सुविधाएं मिल पाएँ, 2 प्रकार के ट्रीटमेंट्स मिल पाएँ, ताकि इस समय जो आयुर्वेदा है वो भारत का सबसे पुराना ट्रीटमेंट है, सबसे पुराना साइंस है। तो हम लोगों को अगर ये मौका मिलता है कि हम अपने अस्पताल और अपने ट्रीटमेंट सेंटर यूके में NHS के साथ मिलके खोल पाएँ, तो इससे अच्छा ज़्यादा हमारा बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं होगा।
क्योंकि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इसके साथ ही एजुकेशन भी, हमारा शिक्षा भी जुड़ जाता है। आपके अनुसार भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव लाए जाने चाहिए? भारत यूके संबंधों को मजबूत करने में शिक्षा क्या भूमिका निभा सकती है? देखिए, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इस समय कम से कम $8 बिलियन हमारे देश से बाहर जा रहा है स्टूडेंट्स के ज़रिए। स्टूडेंट्स पढ़ने बाहर जाते हैं यहाँ से और इतना पैसा लेके जाते हैं, उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो ड्रेन हो रही है। तो अगर हम यूके एक ऐसा देश है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की भरमार है, तो अगर यूके के यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस हम अपने भारत देश में खोल पाएँ और हर बच्चा तो बाहर नहीं जा सकता पढ़ने के लिए, तो हर बच्चे को सुविधा मिलेगी यहाँ पढ़ने के लिए, और हम कोलैबोरेशन करें प्राइवेट मॉडल्स के साथ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी। ऐसे ही कोलैबोरेशन हो सकता है स्कूल्स के साथ भी। तो ऐसी बहुत सारी नीतियाँ हैं जो बन सकती हैं और एजुकेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। हमारे देश के बच्चों को बहुत ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कार्य प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य और सजगता यानी माइंडफुलनेस को कैसे शामिल कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि ये सामाजिक और राजनीतिक रूप से कैसे बदलाव ला सकता है? देखिए, माइंडफुलनेस और साइकोलॉजी की अगर बात करें तो हमारे देश 140 करोड़ की जनता है और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे हर किसी को आना चाहिए। तो बचपन से ही अगर हम साइकोलॉजी का और इसके साथ साथ आयुर्वेदा का, क्योंकि आयुर्वेदा को एक कहा जाता है साइंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। इसका मतलब कि जो आयुर्वेद है उसका जो प्रचार है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो उस समय साइकोलॉजिकली भी आयुर्वेदा के वैद्य करते थे। तो अगर साइकोलॉजी और आयुर्वेदा का संगठन करके हम बचपन से ही हर स्कूल में बच्चों को ये शिक्षा देना शुरू कर दें कि उनको अपने आप में कैसे ठीक रखना है, अपना ध्यान कैसे रखना है, उनको ये समझ में आ जाए कि जो उनका मन है वो विचलित ना हो, उन्हें पता चले कि वो आगे जाके बढ़कर आगे अपने जीवन में क्या करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों की अगर सुविधाएं उनको बचपन से ही मिलनी शुरू हो जाएं, इन सब चीज़ों का अध्ययन बचपन से ही करना शुरू कर दें, तो ये देश और ये दुनिया बहुत अच्छी बन सकती है। तो इसलिए अगर हम साइकोलॉजी, माइंडफुलनेस का प्रचार करें और उसको अपनी एजुकेशन में लेकर आएं और बचपन से बच्चों को सिखाएं तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ ही हाल ही में भारत और कनाडा के बीच जो राजनयिक तनाव को देखते हुए आप इसे द्विपक्षीय व्यापार और कनाडा में रहने वाले जो बड़े भारतीय प्रवासियों को कैसे ये प्रभावित करता है, और राजनयिक और आर्थिक संबंधों को बहाल करने के लिए दोनों देशों की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं और उठाए जाने चाहिए? देखिए, कनाडा और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इस समय बिगड़ चुका है। भारत ने बहुत कोशिश की कि ये जो रिश्ता है ये ना बिगड़े, ये सब ठीक रहे, पर कुछ ऐसा काम भी हुआ कनाडा की तरफ से कि इस समय ये जो सिचुएशन है वो हमारे हाथ से निकल चुकी है। पर अभी भी समय रहते हुए भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। सबसे पहले कि इंडिया और कनाडा का जो ट्रेड है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर ये जो सिचुएशन अभी रेज हुई है, अगर ये सिचुएशन रहती है तो वहाँ का जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडिया के जो लोग कनाडा में रह रहे हैं, उन पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही नेगेटिव प्रभाव हमारे इंडिया और कनाडा के ट्रेड पे पड़ेगा। इस समय इंडिया कनाडा से 31,000 करोड़ का इंपोर्ट कर रहा है और 35,000 करोड़ के करीब एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए, जो अभी ये गंभीर सिचुएशन चल रही है, इसको देखते हुए हमारे देश के ट्रेड के ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा। इस समय दोनों देशों को बहुत संभाल के, बहुत ध्यान से डायलॉग अपनाना चाहिए और हो सके तो शांति से इस सारी चीज़ों का हल निकालना चाहिए। कनिष्का केस था जिसके ऊपर अभी कुछ नहीं हो पाया है, तो हम भी बहुत चीज़ें ऐसी बता सकते हैं, बोल सकते हैं, पर इस समय ये जब चीज़ें छोड़कर साथ मिलकर काम करने का है और एक दूसरे को समझने का है। तो कनाडा को ये चीज़ समझनी चाहिए, वहाँ के मंत्रियों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि इस समय ये समय बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस समय हमें साथ मिलकर चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका बी सूद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भारत की शान में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। इंडिया न्यूज़ पर
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।